जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो जो सी सेट वाला सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर 2 है, ठीक है। तो कल लेक्चर 1 हुआ था। आई होप जो है आप उसको कवर किए होंगे। तो जिन्होंने नहीं कवर किया है एक बार जाके उसके थ्रू जाइए। और जो भी सी सेट के बारे में है, मैंने कल बताया था कि ये सीरीज जो है वो सी सेट का पूरा जो भी कोर्स होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 2023 में अपियर हो रहे हो, 2024 में अपियर हो रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको जो है सी सेट के थ्रू जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी सेट जो है इसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं। महीने 2 महीने में जो है अभी जो 1 महीने मुझे लगता है कि मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म कर देंगे हम लोग। और उसके बाद जो भी बाकी जो उसमें पोर्शंस हैं सी सेट के वो हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग जो है ये आपको सी सेट वाला सीरीज है वो आपको पसंद आएगा और ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो कल वाला आपने लेक्चर जो है वो कवर किया होगा। तो कल हमने जो है संख्या पद्धति, जो पहला जो टॉपिक किया था वो संख्या पद्धति किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि आज वाले दिन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और पीसीएस दोनों से जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2017 से यह क्वेश्चन आया है, ठीक। तो इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको जो है आप लोग ठीक से कवर करिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े तो क्या लिखा है, 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझिए पहले। सबसे पहले प्रश्न को जो है बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 99 से लेके 1000 तक, 1000 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 जो है इकाई स्थान पर है, समझिए। अब 99 से लेकर 1000 तक ढेर सारी संख्याएं हो जाएंगी, आप समझ सकते हैं, काफी संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन ये उन संख्याओं की बात कर रहा है जिनका इकाई अंक, जैसे मान लीजिए 224 है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो इसको अंक कहते हैं उसको इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक जिसका 8 है, ऐसी संख्याओं की टोटल नंबर्स पूछ रहा है, ऐसे कितनी संख्याएं, ठीक। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने इसे मोटा मोटी चेक किया कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो जैसे 100 से 200 के बीच में हम लोग संख्या देखते हैं, 100 to 200 जो है उसके बीच में हम लोग संख्या देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, कि कैसी कितनी संख्याएं हैं। तो 100 से 200 के बीच में मुझे 108 मिला, 118 मिला, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198, ठीक है। तो इन सभी जो डिजिट हैं, जो संख्याएं हैं, उनका जो इकाई वाला डिजिट है, जो इकाई वाला अंक है, वो आप देख सकते हैं कि 8 है। इन सभी का क्या है, 8 है, ठीक है। इन सभी का जो इकाई वाला अंक है वो 8 है। तो अगर हम लोग 100 से 200 के बीच में हमने देखा तो हमको अपने को मिला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो टोटल 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से 200 के बीच में जिनके इकाई अंक पे 8 है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको ये पता चलेगा 100 से 200 जैसा सिमिलर सीरीज जो है, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर, मतलब बिल्कुल समान रूप से ऐसा सीरीज जो है वो 200 से 300 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका भी सिमिलर ऐसा ही सीरीज बनने वाला है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो 300 से 400 है उसके बीच में भी जो है ऐसा ही सीरीज बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद भले आप नीचे तक नहीं जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप भले जो है उसके लिए नीचे तक नहीं जाएं, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि ऐसे कितनी सीरीज बनेंगी। 100 से 200 के बीच में अगर 10 संख्या है, 100 से 200 के बीच में अगर ऐसी 10 संख्या बन रही है, 100 से 200 के बीच में ऐसी अगर 10 संख्या बन रही है तो 200 से 300 के बीच में भी 10 ही बनेगी, 300 से 400 के बीच में 10 ही बनेगी, 400 से 500 के बीच में भी 10 ही बनेगी, ऐसे ही 500 से 600 के बीच में भी 10 संख्या ही बनेगी, 600 से 700 के बीच में 10, 700 से 800 के बीच में 10, 800 से 900 के बीच में 10 और 900 से 1000 के बीच में 10, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसी 9 जो हैं वो एक प्रकार से रो बनेंगी और सब में कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 9 × 10 90।
अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो सवाल को समझना जो है, एक बार समझ लीजिएगा सवाल को, तो उसके बाद ये आपको, भले ही इसका सॉल्यूशन जो है मैंने एक थोड़ा सा डिटेल वे में दिया है, वो मैं आपको समझाने के लिए दिया हूं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से जो है ये मुश्किल से 2 मिनट में ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अपने को 2 मिनट ही चाहिए, तो आराम से सवाल हो सकता है। बस ध्यान से जो है क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो आपको प्रॉपरली सारा का सारा काउंट नहीं करना है। बस आप पहला और दूसरा सीरीज एक बार लिखेंगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी ही सीरीज जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी और पूरे की पूरी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर एक में 10 है तो ऐसी ऐसी 9 सीरीज बनेगी, 9 तक, 900 तक और 90 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो बहुत ज्यादा एक सवाल पे टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करें। और जो कल वाला जो मैंने लेक्चर लिया था उसका पीडीएफ जो है मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है। तो आई होप आपने उससे देखा होगा और उसको आप जो है बेसिकली उससे नोट्स बना लीजिए या उसको रिवाइज करते रहिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसी मॉडल पे करते रहिए, ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 से है, ठीक है। तो पीसीएस वाले टेंशन ना लें, पीसीएस का भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमने मिक्स कर रखा है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों मिक्स कर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पीसीएस वाला क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है, वो भी डिस्कस होगा, ठीक है। अगर जो पीसीएस वाले जो एक्चुअली जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बस इतना समझने की आवश्यकता है कि यूपीएससी के जो भी थोड़े आसान और मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए जो पीसीएस वाला जो एक प्रकार से जो पोर्शन होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ 2 अंकीय संख्याएं हैं, जैसा कि कह रहा है इसमें कि कुछ 2 अंकीय संख्याएं, इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर, सबसे पहली बात मुझे यहां दिख रहा है 2 अंकीय संख्या। क्या दिख रहा है? 2 अंकीय संख्या, पहली बात इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है? इनके अंकों को उलट देने पर, ठीक, बनने वाली संख्या का अंतर, मतलब पहले जो भी संख्या थी उनके अंकों को अगर हम उलट दें तो जो भी संख्या बन रही है, जो भी संख्या बनने का उनका जो अंतर है, जो भी संख्या बनेगी उनका जो अंतर है वो 27 रहता है, ऐसा कह रहा है। ऐसी अधिकतम कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं? ऐसी अधिकतम कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक। तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने इसे चेक किया कि भाई 2 अंकीय संख्याएं, तो 2 अंकीय संख्याएं जो हैं, जो 2 अंकीय संख्याएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? आपको क्या लगता है कितनी हो सकती हैं? जो 2 अंकीय संख्याएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या 10 है, 9 के बाद 10, और सबसे बड़ी जो है एक प्रकार से 2 अंकीय संख्या कितनी है? 99, ठीक। उसके बाद 100 आता है जो कि 3 अंक का हो जाता है एक प्रकार से। तो 2 अंकीय संख्याएं 10 से 99 तक की संख्या हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है। मतलब मैं चेक करना चाह रहा हूं ऐसे ही रैंडमली, ये मैं सॉल्यूशन इतना लंबा दिया, उसका मतलब लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं सॉल्यूशन ठीक से इसमें लिखना चाह रहा था ताकि आपको समझ में आए नोट्स में, इसलिए मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। 2 अंक की संख्या में 10 से 99 जो है ये संख्या हो जाएगी 2 अंकीय। अब फिर मैं उसमें बोल रहा है कि अंकों को पलटा जा रहा है, ठीक है। तो अंकों को पलटने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 अंक की संख्याएं जो है वो 12 है, ठीक है, 12 है, तो 12 को अगर हम पलट दें इसके अंकों को तो 21 हो जाएगा, 13 का 31 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी, फिर से समझिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को अगर हम पलट दें तो उसका डिफरेंस जो है, मतलब इस संख्या और इस संख्या का डिफरेंस जो है वो 27 हो। ये प्रश्न है, ठीक है, कि अगर हम अंकों को पलट दें तो जो संख्या प्राप्त होगी और पहली संख्या के बीच का जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है वो 27 है, ठीक। अब देखिए इसमें से मैंने इसे रैंडमली जो है लिखने का प्रयास किया कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो सबसे पहला 10 था, तो 10 को मैंने पलटा 01 बना, 11 का पलटिएगा 11 ही बनेगा। तो ऐसे मैंने एक सीरीज थोड़ा सा लिखा, तो मुझे था आइडिया लेना था कि भाई किस प्रकार का सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद जो है खुद से आइडिया लगना शुरू होगा। हो सकता है पहली बार में आपको आइडिया ना लगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो अगली बार जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद से कोशिश करेंगे तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 13 का 31 हो गया, 14 का 41 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 18 का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 27 का डिफरेंस है, ठीक है, 14 41 में। फिर आगे मैं बढ़ा तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, ये डिफरेंस देखिए बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे आगे अपने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एक यहाँ पे बस मिला है अभी
यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला है, ठीक। फिर 21 12, 22 22, 23 32, 24 42। फिर अगला सीरीज जो मुझे मिल रहा है वो 25 और 52 का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 25 और 52 का। अब समझिए इस बात को, अब इस बात को समझिए आप कि ये जो दो सीरीज बन रहे हैं, एक सीरीज बन रहा है 14 41 का और 25 52, इन दोनों में 27 का डिफरेंस है। जैसा कि प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको पलटने पर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 27 होगा, 27 होगा, ठीक है। तो एक संख्या मुझे मिल गई 14 41, जिसको अगर पलट दिया जाए तो इसका डिफरेंस जो है वो 27 है, मतलब 41 माइनस 14, 41 में से 14 घटा दिया जाए तो 27 आएगा। दूसरा जो है 25 52, जिसमें से 52 में से 25 अगर घटा दिया जाए तो 27 आएगा, ठीक है। एक तो ये दो संख्या मिली। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको 14 41 मतलब 14 और 41, 25 52 में इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है? मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं इसमें सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरिटी मुझे साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे 1 है, 14 में पहला डिजिट 1 है तो इसका दूसरा डिजिट क्या है? 2 है, ठीक है। मतलब 14 और 25 में सिमिलरिटी देखें, 14 25 में जो इसका 14 है इसका 25 में सिमिलरिटी देखिए, तो इसका 1 है तो इसका 2 है, इसका 4 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 है, समझ रहे हैं ना। फिर सिमिलरली 41 और 52 में सिमिलरिटी देखिए, 41 और 52 में सिमिलरिटी देखिए, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, समझ रहे हैं ना। तो निश्चित तौर पे ऐसा एक सीरीज बनेगा जिसमें अंक पलट दिया जाए तो 27 बनेगा। वो सीरीज आप समझिए किस प्रकार का सीरीज होगा। वो इस प्रकार का सीरीज होगा जिसके बारे में आपको तब से समझा रहा हूं कि भाई इस प्रकार का सीरीज होगा। जैसे 14 है 41 है, ठीक है, तो 14 का 25 हो गया, मतलब 14 मान लीजिए, इसका 25 हो गया तो 1 2 4 5। सिमिलरली जैसे 2 5 है, 2 5 का क्या हो गया? 36 हो गया, 2 का 3, 5 का 6, समझ रहे हैं। सिमिलरली 36 का 47 हो गया, 3 का 4 हो गया, 6 का 7 हो गया। दूसरा वाला भी वैसे ही चल रहा है, जैसे 41 है तो यहाँ 52 है, 41 4 का 5 हो गया, 1 का 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ 52 है तो यहाँ 52 यहाँ लिख दीजिए, 5 का 6, 2 का 3। तो आपको बस इतना, बस ये दो पता चल जाए शुरुआत का, बस ये 41 और 25 52 पता चल जाए तो यहां तक की सीरीज आप लिख देंगे। और 100 तक की ही बात कर रहा है, 100 से ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग जो है यहां तक पहुंच गए हैं। तो ऐसी से समझ लीजिए कितनी संख्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल ऐसी 6 दो अंकीय संख्या होंगी जिनके अंकों को अगर हम पलट दें तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो 27 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन ऐसे 2-4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो अगली बार एग्जाम में अगर आएगा तो ठीक ठाक चांस रहेगा कि आप ये क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। सब कुछ देखिए मैथ में, खासकर मैथ में प्रैक्टिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई आप चाहे कितने भी 30 मार्क हो, आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो, जो भी हो, अगर आप बिना प्रैक्टिस चले गए तो हो सकता है कि आपका सीसेट जो है लटक जाए। एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिनमें मध्य वाला अंक 0 हो। एक संख्या, समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक संख्या 3 अंकों से बनी है, सबसे पहले 3 अंकों की कोई संख्या है, मध्य वाला अंक 0 है, ठीक है, मध्य वाला अंक 0 है। इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दे रहा है, उनका योग मतलब उनका जो एडिशन है तीनों संख्याओं का। जैसे मान लीजिए x y z, ये कोई भी संख्या है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की बात कर रहा है। योग का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो उनका योग जो है वो 4 है, ठीक है, ये भी बता दिया। यदि प्रथम और अंतिम अंक का विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है, तो विनिमय जो प्रथम और अंतिम अंक मतलब x और z को अगर हम वापस कर लें, मतलब x y z को मैं ZYX लिख देता हूं, मतलब प्रथम और अंतिम अंक को मैंने पलट दिया, ठीक है। करने पर बनी संख्या स्वयं उसी से 198 अधिक है, मतलब जो XYZ था उससे 198 जो है वो ज्यादा हो गया पलटने पर, ठीक। अंतिम अंक के तो पूछ क्या रहा है, तो प्रथम व अंतिम अंक के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बता दिया, ये संख्या है, संख्या का अंतर बता दिया। आपसे जो है वो प्रथम और अंतिम अंक के अंतर पूछ रहा है, मतलब अगर XYZ है, इसमें Z माइनस एक्स क्या होगा, बेसिकली ये पूछने की कोशिश कर रहा है। अंकों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, संख्या के बीच का डिफरेंस 198 बता चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बोल रहा है कि किसी भी 3 अंकों की संख्या को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में,
अगर आप कल वाला लेक्चर जो है वो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि इसे कोई भी, क्योंकि सभी लेक्चर जो है आपस में इंटर रिलेटेड रहने वाले हैं, मैं बार बार जो है वही चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग जो भी हैं ये एक सीरीज होगा, आप एक फॉलो कर लीजिएगा, आपका 1-2 महीने में सीसेट वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो 2 अंकों वाली संख्या है, जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको हम XY लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी को मैं चाहूं तो 10x प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल भी कल दिया था कि मान लीजिए 45 है, ठीक है, तो 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये x है ये y है, तो इसको 10 × 4 + 5, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं ना। सिमिलरली मैंने बताया था कि अगर कोई 3 अंकों वाली संख्या है, कोई अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, XYZ को, उसको मैं XYZ को कैसे लिख सकता हूं, 100x + 10y + z। तो XYZ कोई 3 अंकों की संख्या है, उसको मैं 100x + 10y + z के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा मैंने कल बताया था, ठीक। अब आइए, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बस बेसिकली मैथमेटिक्स में ही है, क्वेश्चन पढ़िए, जो बोल रहा है वो कर दीजिए, ठीक है। अब 100x 10y z ये 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक। अब बोल रहा है कि बीच वाला अंक 0 है, बीच वाला अंक, आपको ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो बीच वाला अंक है वो 0 है, मतलब XYZ में जो y है वो 0 है, y अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 रख दीजिए, ठीक है। तो जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 100x + z, ठीक है। एक प्रकार से एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक, कि 100x + z जो है ये संख्या हो गई, ठीक। फिर प्रश्न के हिसाब से ही जो है बोला है कि तीनों अंक हैं, मतलब XYZ में XYZ ये 3 अंक हैं, XYZ ये 3 अंक हैं, ठीक है। इन तीनों का एडिशन जो है वो 4, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन तीनों का एडिशन जो है, जो योग है वो 4 है, ठीक है। तो मैंने वही बात कर दी, x + y + z को 4 रख दिया, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है समझना। y की वैल्यू यहां भी 0 है, बता दिया है कि बीच वाला जो है y है वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, x + z = 4, एक दूसरा इक्वेशन ये बन गया। तो एक इक्वेशन जो है ये बन गया। उसके अलावा फिर एक और जो बात उसने कहा है, एक और बात उसने जो कहा कि प्रथम और अंतिम अंक का एक्सचेंज करने पर बनी संख्या, तो मैंने बताया कि इसे XYZ है, XYZ है, इसका मैं प्रथम और अंतिम अंक का डिफरेंस कर देता हूं, मतलब एक्सचेंज कर देता हूं, तो ZYX बन जाएगा, ZYX बन जाएगा। इसको इस तरह के समझ लिए, 2 3 4 है, 2 3 4 को अगर मैं पलट दूं तो क्या बनेगा, 4 3 2 बनेगा ना। सिमिलरली और प्रथम और अंतिम अंक को मैंने एक्सचेंज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि प्रथम और अंतिम अंक एक्सचेंज करने पर जो संख्या बनेगी ZYX बनेगी, और XYZ को अगर 100x + 10y + z लिख सकते हैं तो ZYX को क्या लिख सकते हैं, 100z + 10y + x लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। फिर y तो 0 ही है ना, y तो 0 है, क्वेश्चन में बताया है कि बीच वाला जो अंक है वो 0 है, तो ये 100z + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक इक्वेशन जो है ये x + z = 4, एक इक्वेशन ये बन चुका है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न में बोला है कि भाई जो पहले संख्या थी, पहले संख्या क्या थी, ये थी 100x + 10y + z, यहां मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो जो पहली संख्या थी वो ये थी। पलटने के बाद जो संख्या बनी है, पलटने के बाद ZYX बना, उसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 198 है, वो क्या है 198, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने माइनस कर दिया। यहां से जो मुझे इक्वेशन मिला, यहां से जो मुझे इक्वेशन मिला माइनस करने के बाद z - x जो है, यहां से जो मैंने इक्वेशन मिला z - x की वैल्यू 2 निकल गई, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसा करते जाइए, ठीक है। यहां से z - x की वैल्यू जो है वो 2 निकल गई, ठीक। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन में जो है पूछ ही यही रहा था, प्रथम व अंतिम अंक के बीच का अंतर, यही पूछ रहा था, प्रथम और अंतिम अंक के बीच का अंतर, वो निकल गया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चौथे क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2020 से है, ठीक है। पीसीएस वाले परेशान ना हो, इसके बाद 5वें क्वेश्चन के बाद उन्हीं का आने वाला है जो भी पीसीएस में पूछे गए हैं, ठीक है।
तो इसमें देखिए क्या है कि 1 और 100 के बीच मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, सवाल को देखिए ठीक से पढ़िए और ये अपने हैबिट में डाल लीजिए कि कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ने का प्रयास करें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोला 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो खैर 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं प्रकार से जो आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे की सारी पूर्ण संख्या है, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं है। तो 1 से 100 के बीच में तो खैर ढेर सारी संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन ये पूछ क्या रहा है जिनमें एक अंक 4 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, मैंने इतनी संख्याएं जो हैं वो लिख दी हैं, ये मैंने संख्याएं लिख दी हैं। ठीक है, आपको बोल रहा है कि जिनमें एक अंक 4 हो, मुझे 4 यहाँ पे दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही कहाँ दिखेगा और 4 कहाँ दिखेगा, इसके बाद आपको 24 पे दिखेगा, इसके बाद आपको कहाँ पे दिखेगा 4 34 पे दिखेगा ना, और कहाँ दिखेगा, उसके बाद आपको 40 दिखेगा, उसके बाद 41 दिखेगा। मतलब ऐसे ही जो है जहां जहां पे 4 आएगा बार बार वो आपको दिखेगा 4 इतने टाइम्स आएगा। लेकिन एक और जो बात वो कह रहा है कि एक अंक 4 है, ठीक है, लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। ये बात समझने वाली बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से विभाज्य है, लेकिन ये होगा क्यों, 14 जो है वो 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, वही पूछ रहा है वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखने में मुश्किल सवाल है, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, बस समझने की बात है। ठीक है, बस ये काउंट करना है, बस थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो तुरंत आप ऐसी संख्याएं लिख देंगे। जैसे 14 है, ठीक है, 40 ऑब्वियसली नहीं होगा, 24 नहीं होगा, ठीक है, 34 होगा, 41 होगा, 42 होगा। ठीक है, ये सभी के सभी 4 से, ध्यान रखिए सिर्फ 4 की बात कर रहा है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये सभी के सभी जो है 4 से विभाजित नहीं होंगी। और इन सभी की संख्याओं में जो 4 आ रहा है, मतलब 4 सभी में आ रहा है, लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं होंगी। इनको बस काउंट कर लीजिए, ये कुल मिलाकर ऐसी 12 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच में। तो आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं है समझना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा मैंने कर दिया। मैंने चेक कर लिया कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित नहीं है, उनको काउंट कर लिया। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ऐसी 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना बनाई जा सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या है कि 5 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है। पहली बात तो क्या कह दिया इसने कि 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, कि 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, पहली बात तो ऐसा कह दिया। ठीक है, 5 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात क्या कह रहा है, अभाज्य। पहली बात 5 अंकों की संख्या, दूसरी बात अभाज्य कह रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको सब लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे होंगे। कल मैंने लेक्चर लिया था, आज ले रहा हूं, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं सीरीज जो है वो कंप्लीट कराऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली दैट इज फॉर माय मोटिवेशन कि भाई सीरीज में कंटिन्यू करूं, ठीक से मोटिवेटेड तरीके से पढ़ाऊं, तो आपको जो है जब भी हो लाइक कर दीजिएगा। तो 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसने डिफाइन कर दिया कि भाई इन्हीं का यूज करना है, इन्हीं का एक प्रकार से यूज करना है, और जो है किसी अंक का यूज नहीं करना है, ये इसने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहली बात तो आप ये समझिए कि 5 अंकों की संख्या है, अभाज्य संख्या अपने को बनाना है, 1 2 3 4 5 का ही यूज करना है, मतलब और किसी अंक का मुझे यूज नहीं करना है, ABCD में कोई भी। और दूसरी बात बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब अपने को रिपीट नहीं करना है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं करना है, मतलब मैं कोई संख्या इससे बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कैसी संख्याएं बनेंगी। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इससे मुझे संख्या बनानी है। एक संख्या में बना दूंगा 1 2 3 4 5, दूसरी संख्या में क्या बना दूंगा मैं, 2 और 3 को मैं पलट दूंगा, 1 3 2 4 5, ये दूसरी संख्या बन जाएगी। अगला मैं क्या करूंगा, फिर मैं पलट दूंगा, मैं 1 को जो इधर कर दूंगा, 3 1 2 4 5। ऐसे में कितनी भी संख्या बना सकता हूं, आप जितनी बोलेंगे इससे जो है मुझे लगता है कितनी संख्या बन जाएंगी, ढेर सारी संख्या बन जाएंगी। ठीक है,
इन पांचों को बस आपस में पलट दिया जाए, ठीक। लेकिन आप ये बात समझिए, चाहे ये संख्या हो चाहे ये संख्या हो, चाहे मैं लास्ट में 1 कर देता हूँ, 3 2 4 5 1, कोई भी संख्या मैं अगर बनाता हूँ तो ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी संख्या बनाइए जो अभाज्य बने। मुझे अभाज्य संख्याएं बनानी है। मुझे कैसी संख्या बनानी है? अभाज्य संख्या बनानी है इनका यूज करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी जो है वो समझदार भी है, ठीक है, चालाक भी है। वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से फ्रेम किया है कि डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट ये देखने में लग रहा है क्वेश्चन कि पता नहीं कितनी संख्याएं बनेंगी, कैसे चेक करेंगे कि वो अभाज्य है या नहीं है। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है कि मैं आपको विभाज्यता की जांच वाला नियम जो है मैं कल बताया था कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी कैसे चेक करेंगे, 3 से होगी या नहीं होगी कैसे चेक करेंगे, 4 से होगी या नहीं होगी कैसे चेक करेंगे, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। आपके पास नोट भी गया है। तो आप बेसिकली इसमें 3 वाला जो चेक है, जो 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, वो आप चेक करिए। 3 वाला क्या नियम है कि अगर अंकों का जो एडिशन है, अंकों का जो जोड़ है, वो अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब चेक कर लीजिए 5 4 3 2 1, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 15 आएगा। इसको ऐड करने पे कितना आएगा? 15 आएगा। अब इसको आप आपस में जो भी क्रम बदलें, चाहे आप कोई भी संख्या बनाएं ABCD, मैं कितना भी इसमें जो है आपस में चेंज करूं, क्योंकि पुनरावृत्ति तो मुझे करनी नहीं है, ठीक है। तो आपस में मैं कितनी भी चेंज करूं, जो संख्या बनेगी उसका एडिशन तो 15 ही होगा। समझ रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 से बिना पुनरावृत्ति किए मैं कोई भी संख्या बनाऊंगा तो उसके अंकों का जो एडिशन होगा वो तो 15 ही होगा। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो 3 से विभाजित होंगी, जितनी भी संख्या बनेगी वो 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब अभाज्य संख्या तो बनने ही नहीं वाली है। अभाज्य संख्या का क्या होता है, जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। इनका डेफिनेशन तो यही होता है ना कि भाई या तो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, उसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। लेकिन ये सारी की सारी जो है वो 3 से, एटलीस्ट 3 से, और लास्ट में 5 है तो 5 से भी विभाजित होगी। तो डिविजिबल तो है, बाकी संख्याओं से भी डिविजिबल है एक प्रकार से। तो अभाज्य संख्या इससे बनने ही वाली नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो है कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। और यूपीएससी ने ऑप्शन में एक शून्य भी दिया था कि मतलब कितनी अभाज्य संख्या बनेगी, तो उसमें ऑप्शन में शून्य भी दिया था, तो वही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाला सवाल। तो बेसिकली वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कोई मुश्किल सवाल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ आपने प्रैक्टिस कर लिया, 50 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो एग्जाम में जो है ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब आए गए पीसीएस वालों जो है, पीसीएस वाले सवाल आ गए, तो जो भी पीसीएस वाले सो रहे हैं वो जाग जाएं, ठीक है। तो बेसिकली 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल जो है, ये वाला कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो, एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो, तो उनमें से दूसरी संख्या है, ठीक है। एक संख्या दूसरे में से 24 अधिक हो, इसमें दूसरी संख्या है। अब इस तरह के सवाल जब पीसीएस पूछ देती है तो मुझे लगता है जो एग्जामिनर है भाई वो बच्चों से खुन्नस खाया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार के जो है आप पता नहीं वो जीएस चेक कर रहे हैं पीसीएस वाले या मैथमेटिक्स चेक कर रहे हैं बच्चे का, क्योंकि ये सवाल जो है उतना आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। और अगर कोई ठीक से सॉल्व करने लगे तो उसमें टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई इस प्रकार के सवाल जो है नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी समझते हैं क्या है क्वेश्चन, जब आया है तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2019 में आया है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब समझिए इस बात को कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, ऐसी 3 संख्याएं हैं, तो सभी की सभी 100 से छोटी होंगी ना, सभी की सभी 100 से छोटी होंगी, तभी तो उनका जो एडिशन है, जो उनका योग है वो 100 है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात। दूसरा, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है। मुझे ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मान लीजिए कोई एक संख्या है, 3 संख्याएं हैं तो ABC मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो एक संख्या दूसरे से जो है वो 24 अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो B है वो A से 24 अधिक है, जो B है वो 20, या ऐसा हो सकता है जो C है वो B से 24 अधिक है, ठीक है। तो B + 24 जो है वो C है, ऐसा हो सकता है, ठीक। ऐसा कुछ है, ऐसी इंफॉर्मेशन इसने दी है। बस उसने संख्या पूछ दिया, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया और उसने बोल दिया कि भाई ये संख्या निकालो तुम। तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दिया है और सवाल ऐसी बात नहीं है, सवाल गलत नहीं है, सवाल जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि तीन, तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया, तीन अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है इसमें इंफॉर्मेशन में इसने अभाज्य बोल दिया, अभाज्य। अभाज्य बोलते ही जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो गया। इसलिए आसान हो गया कि अभाज्य संख्या कम है, बहुत ही कम ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ऐसे मैंने एक ही इसमें चेक कर रहा था कि भाई सीरीज क्या बन रही है, ठीक है। अब समझिए इसका फायदा क्या है इस सीरीज बनाने का। मैंने अभाज्य संख्या जो है 1 से 100 के बीच में सारी नहीं लिखी है, बस कुछ लिखी है, ठीक है। अब समझिए ये एक सीरीज मैंने लिख दिया है। अब अपने को चेक करना है कि भाई तीन अभाज्य संख्याएं, जैसा क्वेश्चन में दिया तीन अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें से एक जो है वो दूसरे से 24 अधिक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो अभाज्य संख्या बोला था, इसलिए मैंने अभाज्य संख्या लिख दी है। फिर बोल रहा है अगर 24 का अंतर देखें तो मतलब 24 का डिफरेंस जो है दो अभाज्य संख्या के बीच में है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जहां 24 का डिफरेंस है और दोनों अभाज्य संख्या है। मैंने सबसे पहले चेक किया कि दो में से अगर मैं 24 ऐड करता हूं तो 26 तो ऑब्वियसली अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे ही चेक करके मैंने देखा कि 50 में से 24 ऐड करूं तो 5 में से 24 ऐड करूं, 5 में से अगर मैं 24 ऐड करूं तो ये अभाज्य संख्या बन रही है, ठीक है। तो मैंने 5 और 29 लिख दिया, ठीक। मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं इसे कितने एक प्रकार से जो है वो जोड़े बन रहे हैं, इसे कितने युग्म बन रहे हैं, हिंदी में युग्म कहते हैं, खतरनाक हिंदी है। 7 जो है 7 में अगर मैं 24 ऐड करूं, 24 का डिफरेंस है तो 31, ठीक है। तो एक जोड़ा ये भी बन रहा है 7, 31, ठीक। तीसरा मैंने जोड़ा चेक किया, 11 में से 24 ऐड कर दूं, 11 में 24 ऐड करेंगे तो 35 बनेगा, ठीक है। तो जब 35 बनेगा तो 35 जो है एक प्रकार से जो है 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। अभाज्य संख्या तो है नहीं, लेकिन बोल दिया क्या है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब 24 ऐड करें तभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कुछ ऐसे निकालने की कोशिश किया कि भाई ऐसे कितने जो है वो बन सकते हैं, ऐसे जो है वो कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं चेक कर रहा था। तो मैंने चेक करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसे 17, 41, यहाँ पे भी 24 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये पता है ये सारे के सारे जो हैं ये फेल कहाँ पे हो रहे हैं, ये फेल कहाँ पे हो रहे हैं आपको पता है? फेल मैं समझाता हूँ कैसे हो रहे हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है 5 और 29 का, ठीक है। जैसे 5 और 29 का एग्जाम्पल दिया, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। 7 और 31, ठीक है, ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो तीसरा वाला जो टेस्ट है बोल रहा है कि तीनों का एडिशन 100 है, ऐसा बोला है, तीनों का जो एडिशन है वो 100 है, ठीक है। तो तीनों का एडिशन अगर हम 100 करते हैं, 2 पता है मुझे, तीसरा पता नहीं है, मैंने मान लिया A या B कुछ भी मान लिया, इसको मैं 100 करता हूं तो तीसरा निकलेगा 38, ठीक है। तो ये 62 निकलेगा। तो 62 क्या है? 62 क्या अभाज्य संख्या है क्या? एक तो 7 ठीक है अभाज्य है, 31 अभाज्य है, लेकिन 62 तो अभाज्य नहीं है ना। अपने को तीनों अभाज्य चाहिए। तो ये सारी की सारी सीरीज में बस एक यही फॉल्ट है, जो तीसरा वाला जो भी 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करने पे तीसरा वाला निकालेंगे, वो जो है वो अभाज्य नहीं निकलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन जब आप ये वाला आएंगे 37 और 61 पे, ठीक है, जो 37 और 61 पे जो आएंगे तो यहाँ पे 64 का तो डिफरेंस है ही। सबसे पहली बात यहाँ 64 का डिफरेंस है, ठीक, सबसे पहली बात यहाँ 64 का डिफरेंस है। और जो दूसरा वाला जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है दूसरा वाला कि भाई 100 जो है उनका एडिशन होना चाहिए। तो 37 प्लस 61 यहाँ पे चूंकि मैंने दे रखा है, लेकिन 37 प्लस 61 प्लस मैंने मान लिया तीसरी संख्या A है, ठीक है, तो इसका एडिशन 100 है, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एडिशन तीनों का 100 है। जो तीसरा संख्या निकला वो 2 निकला, और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये एक ऐसा जोड़ा बन रहा है एक प्रकार से तीन संख्याओं का, 37, 61 और 2, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या हैं। ये तीनों की तीनों जो है वो अभाज्य संख्या है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था, इन तीनों का एडिशन भी जो है वो 100 है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था। और क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट बोला था कि किसी भी दो संख्या का जो डिफरेंस है, जैसे कि इन दोनों का, वो 24 है। तो तीनों की तीनों जो बातें हैं वो इन तीनों पे फुलफिल हो रही हैं।
23761 पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया। बाकी जो है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो यूपी पीसीएस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मुश्किल सवाल है, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके पीसीएस में चाहे यूपीएससी में सीसेट के लिए, तो मैक्सिमम आप एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लीजिए कि भाई अगर 2 मिनट या 3 मिनट जो है इससे ज़्यादा अगर लग रहा है उस सवाल पे और आपको लगता है कि अभी आधे मिनट में ये सॉल्व नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से उसको स्किप कर दिया कीजिए, समझ रहे हैं ना। उसको स्किप करना बेटर ऑप्शन है। ये बेवकूफ़ी होगी उसे 5 मिनट 10 मिनट दे दिए, अपने ईगो पे मत ले लीजिएगा कि इसको भाई यहाँ सॉल्व करना है, नहीं टाइम बर्बाद हो जाएगा और कोई आसान क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है 2 मिनट 3 मिनट हो गया, उसका टाइम डिसाइड कर लीजिए, मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन पे 2 से 2.5 मिनट देना है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा लग गया तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ऐसा आप लोग खुद से जो है आपस में एक बार स्ट्रेटजी बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है जितने भी क्वेश्चन पीछे वाले सारे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लड्डू टाइप क्वेश्चन है। और कल वाला जो मैंने लेक्चर आप देखे होंगे तो मैंने कल बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसके अगर आप नोट्स देखेंगे तो मैंने लिखा है कि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो है रियल नंबर बनता है, ठीक है। ऐसा मैंने कल बताया था। तो उसी पे क्वेश्चन है, ठीक उसी डेफिनेशन पे जो है ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, उसी डेफिनेशन पे, ठीक है। तो प्रत्येक, यहाँ लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो मैंने कल क्या बताया था कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय जो है इसको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। ऐसा मैंने डेफिनेशन में बताया था, ठीक। अब पहला जब कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ है, क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनी है। परिमेय और अपरिमेय जो है, मान लीजिए वास्तविक संख्या एक बड़ा गोला है फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो है परिमेय संख्या भी आ गई, परिमेय को मैं p लिख दे रहा हूं, ठीक है, परिमेय को p लिख दे रहा हूं, या हिंदी मीडियम वालों जो हैं उनके लिए लिख देता हूं परिमेय, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। इनको मैं परिमेय लिख दे रहा हूं, और जो अपरिमेय है उनको मैं अपरिमेय लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये जो वास्तविक संख्या एक बड़ा गोला है, इसको मैं वास्तविक लिख देता हूं, वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक संख्या एक बड़ा गोला है, इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। जो सेट सबसेट आप लोग पढ़ते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला क्या बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, मतलब इस गोले में अगर आप कुछ डालेंगे तो ये बड़े वाले गोले में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आ जाएगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, ठीक है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब इस बात को समझिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ गई है, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ गई, अपरिमेय भी आ गई। और ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, नहीं, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है। सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, उसमें अपरिमेय संख्या भी है। तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन जो दूर हो गया होगा कि वास्तविक में परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय वास्तविक है, सारी की सारी अपरिमेय भी वास्तविक है। लेकिन जो वास्तविक है वो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वास्तविक, सारी की सारी बात, प्रत्येक बोल रहा है ना, ये कीवर्ड है, सारी की सारी वास्तविक जो है जरूरी नहीं है परिमेय है, और सारी की सारी वास्तविक जो है वो जरूरी नहीं है अपरिमेय है। और इसी को थोड़ा सा भी सेंटेंस को घुमा दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय हो सकती है, वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है, ऐसा आपसे पूछ दिया जाए तो हाँ हो सकती है। लेकिन प्रत्येक अगर बोल दे कि भाई प्रत्येक है क्या, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो थर्ड वाला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ऑब्वियसली है, ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूड, जैसे ये वास्तविक संख्या होती है इसमें प्राकृतिक संख्या भी इंक्लूड हो जाती है और पूर्णांक भी इंक्लूड हो जाता है। तो आई होप जो है इसमें आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, बहुत ही आसान है। ये पीसेस वाले जो है लड्डू टाइप सवाल जो है बहुत ही आसान सा, खा लीजिए लड्डू कि भाई इसको आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। कुछ नहीं है इसमें, या तो इतना जब छोटा दर्द दे तो ये साफ साफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू 0.5 होगी, इसकी वैल्यू जो है डिवाइड कर लीजिएगा 0.5
6 कुछ होगी, 666 होगी, इसकी 0.6 होगी, ठीक है, और इसकी जो होगी वो 0.375 होगी। तो इतना तो आप डिवाइड करके जो है 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, इसमें बहुत कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिवीजन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिवीजन नहीं आ सकता है तो आप यहाँ दशमलव बैठाइए, यहाँ 0 लगाइए, 6 बार में जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0, 6 बार में जाएगा, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो बस एक बार चेक कर लीजिए। उसके असेंडिंग पूछ रहा है, आरोही पूछ रहा है, तो सबसे छोटा 3/8 जिसकी वैल्यू 0.375 जाएगा, ठीक है, और ये 0.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक, इसकी वैल्यू 0.6 होगी और इसकी 0.67 होगी। तो ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, तो एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है जो दयालु होगा एग्जामिनर, कुछ खड़ूस होते हैं कुछ दयालु होते हैं, तो बहुत दयालु है, इसने ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई बताओ कौन सी विषम संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में 2 4 6 8 0 हो तो सम होगा, 1 3 5 7 9 हो तो विषम होगा, तो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सवाल है, देखते हैं क्या है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल जो हम लोग कल किए भी थे, अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाला सवाल जो हम लोग कल किए थे। यदि 9 को 7 से विभाजित किया जाए तो, यदि 9 को 7 से विभाजित किया, 9 नहीं लिखा है, सॉरी, n लिखा है, ठीक है। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो n को मैंने 7 से विभाजित कर दिया तो शेषफल 4 आता है। तो मैं 7 बताया है, n को डिवाइड करें ये बताया गया है, और शेषफल जो रिमाइंडर है वो 4 आ रहा है, ठीक है। भागफल मुझे पता नहीं है, मैंने x मान लिया, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, मैंने ये इक्वेशन बना दिया, ठीक। अब देखिए और क्या कह रहा है। यदि 3n+1 को 7 से विभाजित किया जाए, मुझे n की वैल्यू पता है, मुझे क्या पता है, n की वैल्यू मुझे पता है, तो 3n+1 मैं निकाल लूंगा। 3n+1 मैंने जो है यहाँ पे निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया, 3n+1 जो है वो निकाला, क्या आया, 3 × 7x + 4, n की वैल्यू 7x + 4 थी, 3n की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है, +1, ठीक। तो 3n+1 की बात कर रहा है, 3n+1 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 3n+1 की मैंने वैल्यू निकाल दी, कुछ नहीं, n की वैल्यू मैंने रख दी है, तो ये वैल्यू आ गई है 21x + 12 + 1, 21x + 13, ठीक है। अब इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो 7 से करेंगे तो हम 7 का फैक्टर निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का फैक्टर निकाल लिया, तो ये 7 इसको वापस लेंगे बाहर, तो 3x आ जाएगा +1 + 6, ठीक है। इसको अगर आप इस फॉर्म में देखें, जैसा कि है फॉर्मूला भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 7 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये भाजक हो गया, जो बच गया ये भागफल हो गया, और ये क्या हो गया, शेष हो गया। तो शेष ही जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कल हमने 2 क्वेश्चन ऐसे लगाए थे, तो आप जो है वो भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये वाला प्रश्न जो है, ये सारे के सारे जो है यूपी पीसीएस वाले प्रश्न है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, यूपी पीसीएस वाले प्रश्न है। ये वाला जो है यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब आसान सा ही है कि भाई इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय का एक तो जो डेफिनेशन बोला जाता है कि भाई p/q के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, ठीक है, q ≠ = 0 हो। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, q जो है वो ≠ = 0 हो, मतलब q = 0 हो सकता है, समझ रहे ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो संख्या है, आपको क्या लग रहा है, ऐसा परिमेय है या अपरिमेय है? ऑब्वियसली अपरिमेय है, क्यों है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक जा रही है, ऐसे डॉट 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 दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली मैंने बताया था कि इसे ऊपर √2, इसके अंदर कुछ अभाज्य संख्या आ गई है, तो √4 होगा तो इसकी तो वैल्यू निकल जाएगी 2, लेकिन √2 अगर रहेगा तो इसकी जो वैल्यू है पता थोड़ी ना है, 1.41, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ही एक प्रकार से अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पूछ रहा है परिमेय, अब देखिए साफ साफ दिख रहा है इसकी जो वैल्यू दी हुई है, मतलब एक प्रकार से कोई डेफिनेट नंबर है, कोई निश्चित नंबर है, इसमें आगे कुछ सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है, सीरीज ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, इसने बता दिया कि यहीं पे खत्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये है, पाई की भी वैल्यू अगर आप जानते होंगे, जैसे कि आप सर्किल का एरिया पढ़ते होंगे, πr², परिधि 2πr, ये सब पढ़ते होंगे, तो जो वहाँ पे पाई होता था वही पाई है। तो इसका भी जो होता है एक प्रकार से इसकी वैल्यू होती है वो काफी लंबा सीरीज होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होता है आप डिफाइन नहीं कर सकते, यहीं पे खत्म हो गया ऐसा आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये भी एक प्रकार से जो है परिमेय नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यूपी पीसीएस वाला 5 सवाल हमने किया फिलहाल, सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक, क्वेश्चन 6 to 10 जो है ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि पी क्यू आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया है 2020 में, यूपीएससी 2020 में आया है और क्वेश्चन आसान सा है, बहुत आसान को सवाल है, ठीक है। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बोल रहा है भाई पी माइनस 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2017 ये सभी आपस में बराबर है, जैसा कि इक्वल टू साइन यहाँ पे हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर एस इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कुछ नहीं, जो कह रहा है वो करिए। p माइनस 2016 को जो है इसके इक्वल टू लिखा है तो मैंने एक इक्वेशन ऐसे लिख दिया, p माइनस क्यू मैंने किया तो p माइनस क्यू मुझे मेरे पास इतना आया। अब समझिए p माइनस क्यू 4000 है, p माइनस क्यू 4000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो q से काफी बड़ी संख्या है, तो काफी बड़ी दिखाने के लिए मैंने 2 बार ग्रेटर देन का साइन लगा दिया कि जो p है वो q से काफी बड़ी संख्या है। कुछ नहीं, जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। दूसरा अब ये दोनों सभी जगह इक्वल साइन है, इसका मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, तो p माइनस 2016 r माइनस 2018 के बराबर है। ये वाला इक्वेशन मैंने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने p माइनस r किया तो यहाँ पे -2 आ गया। किसी भी चीज को भाई माइनस करिएगा -2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि r जो है वो p से बड़ा है, r जो है वो p से बड़ा है, तभी तो भाई ये -2 आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r जो है वो p से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ p q से काफी बड़ा है, ठीक। अब देखिए जो तीसरा इक्वेशन है वो भी लगा लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन है कि p माइनस 2016 इक्वल टू एस प्लस 2019, ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन है। तो यहाँ p माइनस एस अगर हमने किया तो ये 4035 आया। तो क्या पता चल रहा है कि ये p माइनस क्यू 4033 था, ये 4035 है, मतलब p जो है वो s से काफी बड़ा है, ठीक है। अब आप सीरीज देखेंगे तो p q से बड़ा है और p s से बड़ा है, ठीक है, लेकिन p r से छोटा है। तो सबसे पहले नंबर पे r आ गया, r आ गया, r से छोटा क्या हो गया p, क्योंकि p जो है वो q और s दोनों से बड़ा है, लेकिन p जो है वो s से ज्यादा बड़ा है, p s से ज्यादा बड़ा है और q से थोड़ा सा कम। यहाँ पे डिफरेंस 4033 है, यहाँ पे डिफरेंस 4035 है, इसका मतलब q जो है वो s से बड़ा है, ठीक है। फिर लास्ट में s, ये सीक्वेंस आपको जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं से पता चल जाएगा r सबसे बड़ा है। और यही पूछा भी है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या r है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, यही पूछा था। देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, आपसे सीरीज नहीं पूछा था कि भाई पी क्यू आर एस को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, तो वो यहीं से निकल जा रहा है कि भाई p जो है वो q से बड़ा है, p जो है वो s से बड़ा है, लेकिन r से छोटा है। सबसे बलवान तो r ही हो गया ना, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इस सवाल में कुछ नहीं है, 2021 में यूपीएससी में पूछा गया था। अब यूपीएससी वाले जो हैं उनको कुछ नहीं बचा पूछने के लिए, जब उनको कुछ नहीं समझ में आया कि भाई क्या करें नहीं करें, तो मुश्किल से डिवीजन दे दिया, मुश्किल से एक भाग देने वाला प्रोसेस दे दिया। कुछ नहीं किया, बस एक संख्या दे दी 31798125369, बस एक बीच की अंक को, एक डिजिट को p लिख दिया। क्या लिख दिया p, और बता क्या दिया 7 से डिवाइड होगी, मतलब 7 से इसमें विभाज्य होगा, और p की वैल्यू बताओ। तो मुझे तो एक सिंपल सा रास्ता दिख रहा है, मुझे और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बाकी अगर कोई 7 से पूछ रहा है, अगर ये 3 से पूछा होता या 9 से पूछा होता तो समझ में आता। कैसे समझ में आता, कुछ नहीं करता, मैं सारे अंकों को ऐड कर देता और उसको एक प्रकार से चेक करता कि भाई वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, जैसा कुछ मेरे को बताता, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे 7 से पूछ दिया है, और 7 में और कोई तरीके से चेक ही नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बस एक ही बचता है कि इसमें 4 ऑप्शन यूपीएससी दी हुई थी, आप या तो ट्राई कर लीजिए। p की वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो p की वैल्यू इन्हीं चारों में से कोई होगी, p की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन चारों को यहाँ पे रखिए और 7 से डिवाइड करिए। तो मैंने 1 को रखा तो डिवाइड नहीं हुआ, 6 को रखा तो डिवाइड हो गया, इसका मतलब p की वैल्यू जो है वो 6 होगी। एक यही तरीका, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो पता नहीं यूपीएससी से सवाल क्यों पूछती है कि भाई मुश्किल सा एक तरीके से डिवाइड करने को दे देती है। आई डोंट नो व्हाई दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा इस सेंस में है कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे बोल रहा है कि यदि 3 के पावर 2019, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 के पावर में है, ये इसके पावर में है, 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको हम 10 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि अगर ह्यूमन नहीं, कैलकुलेटर का अगर हम यूज नहीं करें तो कैलकुलेटर यूज कर देंगे तो फिर तो निकल ही जाएगा। अगर कैलकुलेटर हम लोग यूज नहीं करें तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि आप इस जन्म में इसका निकाल पाएंगे, ठीक है।
लेकिन आप समझिए कि आप इसका शेष पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका इक्वल टू क्या होगा, इसका ये नहीं पूछ रहा है कि भाई इसकी संख्या क्या होगी, आपको शेष पूछ रहा है। इसको हम 10 से विभाजित करने पर इसका शेष क्या आएगा, समझिए इस बात को। मैं इसे सीरीज चेक कर रहा हूं, इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 पावर 1 क्या होगा, 3 होगा, 2 क्या होगा, 9 होगा, 3 क्यू क्या होगा, 27 होगा, 4 क्या होगा, 81 होगा, ठीक है। अब इसका 3 5 किया तो लास्ट में 3 आया, 6 किया लास्ट में 9 आया। देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, मतलब हर चौथे के बाद, फोर्थ के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। 3971 3971, मतलब हर फोर्थ के बाद फिर से अगर मैं करूंगा 3 पावर 9 करूंगा ना, जब भी उसका जो इकाई वाला अंक आएगा वो फिर से 3 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं पावर मैंने चेक किया तो हर चौथे के बाद जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बस एक सीरीज देख लिया कि हर 4 के बाद रिपीट होगा। तो मैं 2019 को चेक कर लिया कि 2019 को मैं 4 के मल्टीपल्स में चेक कर रहा हूं, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है, हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो 4 के मल्टीपल में 504 बार रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा, 504 बार रिपीट करेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो 504 इंटू 4 कितना हो गया, 2016 हो गया, ठीक है। तो +3, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2019 इक्वल टू 4 इंटू 504 +3, जैसा कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इतनी बार तो रिपीट करेगा, मतलब इतनी बार जो है रिपीट करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया। 4 टाइम मतलब 504 बार अगर 4 पे ऐसे रिपीट करे तो यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 1 2 3, इसके अलावा 3 बच रहा है 2019 में, इसके अलावा 3 बच रहा है। मतलब संख्या जो है कहीं कहीं यहाँ जाके पहुंचेगी, मतलब जहां भी पहुंचेगी संख्या, जहां भी पहुंचेगी पावर करने पर उसके लास्ट में 7 होगा, और उसके लास्ट में 7 होगा तो उसको आप 10 से डिवाइड करिए, 10 से किसी भी संख्या में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 243 है, चाहे कोई भी है, उसको मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा ये 24 आ जाएगा, 243 है, तो लास्ट में जो है रिमाइंडर 3 ही बचेगा। चाहे आप 729 में करेंगे 10 से, 729 में करेंगे 10 से, तो ऊपर जो है 72, ये 720, ठीक है, ये 9। तो एक प्रकार से जो है रिमाइंडर जो है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, रिमाइंडर जो है ये लास्ट वाला अंक ही बचेगा, समझ रहे हैं ना। और मैंने आपको समझाया कि भाई 2019 का पावर करेंगे तो एक प्रकार से जो लास्ट का तीसरा वाला जो सीरीज होगा, समझ रहे हैं ना, जो तीसरा वाला सीरीज होगा एक प्रकार से 1 2 3 यहाँ पे पहुंचेगा और लास्ट में 7 होगा, ठीक है। तो शेष क्या होगा, 7, मतलब कोई भी संख्या बनेगी, जो भी संख्या बनेगी उसके लास्ट में 7 होगा, और जब लास्ट में 7 होगा तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वही शेष बचेगा, वही रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अगर 7 है, ठीक है, तो वो फिर 10 से डिवाइड करने पे 7 ही बचेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल थ्रू समझाया है, जैसे 243 है, इसके लास्ट में 3 है तो 3 यहाँ पे बच रहा है शेष, ठीक है। तो सिमिलरली किसी से भी 10 से करेंगे तो जो लास्ट में बचेगा, जो लास्ट में डिजिट होगा वही शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए, ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। एक 2 अंकों की वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर, ये यूपीएससी 2021 का सवाल है, ठीक है। एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है, ठीक है। अब ये भी सवाल अच्छा है, लेकिन आसान ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखने में लग रहा है इतना बड़ा सा सवाल है, लेकिन कुछ नहीं है। बस प्रश्नों को आप देख एक तरह से छोड़ मत दिया कीजिए। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो 1 लाइन के होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं, कुछ जो होते हैं लंबे चौड़े होते हैं लेकिन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है, ठीक है। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए, ठीक है, कि 2 अंकों वाली संख्या है और उसके स्थानों को हमने पलट दिया, तो ये स्थान पलटने वाला हम लोग कितना कर चुके हैं। तो 2 अंकों की संख्या को हम लोग XY लिख सकते हैं और उसके स्थानों को पलट दिया तो YX लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने समझाया पीछे। XY को 10x + y लिख सकते हैं और YX को 10y + x लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस जो है वो 54 है। तो जो कहा वैसा मैंने कर दिया, जो पहली संख्या थी उसमें से दूसरे को मैंने माइनस कर दिया, तो डिफरेंस 54 है, तो x - y जो है वो 6 आ गया। x - y क्या आ गया, 6 आ गया, जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब इसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, यूपीएससी इस प्रकार के सवाल पूछती है, स्टेटमेंट दे देती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। मतलब बोल रहा है कि x + y तभी निकाल सकते हैं जब x × y दिया हो, और बात सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही इक्वेशन जो है वो पता चल रहा है, x - y = 6,
और कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन के थ्रू। अगर अपने को जब तक एक्स वाई नहीं देगा, जब तक एक्स इंटू वाई या एक्स प्लस वाई कुछ नहीं देगा तो हमें कुछ निकल ही नहीं सकता है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने को अगर मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा तभी हम लोग एक्स वाई निकाल पाएंगे या एक्स प्लस वाई निकाल पाएंगे। ठीक है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर निकाला जा सकता है। हाँ, निकाला जा सकता है, निकाला तो है हमने, यही तो निकला है। जो दोनों संख्या एक्स वाई संख्या थी, संख्या क्या थी? एक्स वाई थी ना, संख्या एक्स वाई थी, एक्स माइनस वाई जो है वही तो निकला है। ठीक है, दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आसान थे, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैंने ठीक से जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल भी जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, यूपीएससी में पूछा गया 2022 में, मतलब इसी साल पूछा गया जो रिसेंट में पेपर हुआ है, कि भाई इतनी बड़ी संख्या है, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो क्या होगा। तो कुछ महापुरुष जो है उसको डिवाइड करने लग जाएंगे लेकिन इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसको करना क्या होता है कि इसे 1261 है, आप इसको देखिए तो भाई इसका फैक्टर क्या है, समझ रहे हैं ना। ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 किससे होगा। तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 कोई बहुत मुश्किल नहीं है देखना। 2 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 3 से भी आप ऐड कर लिए 6 1 7 2 9 1 10, एडिशन 10 आ रहा है, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं या 0 नहीं है तो नहीं होगा। 5 से लास्ट में 0 या 5 होने चाहिए, तो ऐसे चेक कर लिया कीजिए। 9 10 तक तो आप चेक ही कर सकते हैं। 11 से भी नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। 13 से जो है ये डिविजिबल है 1261। ठीक है, तो इसका फैक्टर मैंने देख लिया कि 1261 से डिवाइड करना है, इसका फैक्टर क्या है। तो 1261 का फैक्टर 13 × 97 है। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या को, अब इसे ये संख्या है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं किससे? 1261 को। 1261 को क्या लिख सकते हैं हम? 13 × 97 ऐसा लिख सकते हैं। तो 97 चला जाएगा, 13 से जो है ये चला जाएगा 7 टाइम्स। तो ऑब्वियसली जो है कुछ शेष तो नहीं बचने वाला है। जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो ये शेष पूछ रहा है, तो शेष तो कुछ बचने ही वाला नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो है डिवाइड हो जाएगा इससे, तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं, तो शेष 0 होगा। और एक ऑप्शन ये भी था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी यूपीएससी 2022 का है। कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी आसान पूछती है और कुछ जो है काफी मुश्किल सवाल हो जाते हैं, उनको आपको स्किप करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए ये 3 क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, सवाल पूछ रहा है 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब सीरीज में, सीरीज समझ रहे हैं, 1 2 3 जो है ये क्रमागत संख्या है, 4 5 6 क्रमागत संख्या है, 7 8 9 क्रमागत मतलब लगातार संख्या है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक का योग उनके गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक, तो मैंने लिख लिया एक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक में चूंकि निगेटिव वाला भी आ जाता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। मैंने इसे चेक कर लिया, मैंने मान लिया कि एक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा, x - 1 होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक पूर्णांक अगर 4 है तो दूसरा जो 3 क्रमागत है तो एक उससे ज्यादा होगा, 4 + 1 मतलब 5 होगा, दूसरा उससे कम होगा, 3 होगा। तो यही सही हो सकता है ना। तो मैंने क्रमागत है चूंकि सीरीज में है तो मैंने मान लिया कि भाई एक x है, दूसरा x + 1 है, तो तीसरा जो है x - 1 होगा, उससे एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है गुणनफल जो है उसके योग के बराबर है। तो जो ये तीनों संख्या उनका योग जो होगा वो ये होगा एडिशन, x - 1 + x + x + 1, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये होगा, मतलब उनका गुणनफल जो है उनके योग के बराबर है। जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया है। इधर से जो है वो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x इधर बचेगा, और इधर जो है x × x + 1 x - 1 है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a + b × a - b, ये तो पता ही होगा ना आपको। a + b × a - b जो है ये a² - b² होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो x + 1 × x - 1, x² - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और x है ही, तो दोनों तरफ x है, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू जो है x² की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, तो बाकी आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसके बारे में, काफी लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आपसे सिंपली अगर √4 पूछा है कि √4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 2 होगी सिंपली। लेकिन जब ऐसे दिखाया कि x² = 4, x² = 4 का मतलब है x = ±√4।
प्लस माइनस रूट 4। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर भी जो है ये भी 4 ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस रूट 4 ऐसे लिखा जाता है। और सिर्फ रूट 4 पूछ रहा है तो 2 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 2 हो गया, तो x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 आ गई। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, मतलब x की वैल्यू 2 भी है और -2 भी है। ठीक है, तो +1 क्या होगा, -2 को +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -2 में -1 -3 आ जाएगा, तो ये 3 क्रमागत संख्या होगी। और दूसरी क्या होगी, 2 में +1 3 और 2 में -1 1, तो 1 2 3 और -1 -2 -3 ऐसे 2 संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी जिनको एडिशन करें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब ऐड करें, जोड़ें और आपस में गुणनफल करें तो 6 आएगी। देख रहे हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 आएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, -6 आएगा। ऊपर वाले का भी यही हिसाब है, तीनों को ऐड कर दीजिए 6 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 आएगा। तो ऐसे 2 ही बन सकती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था, ऐसे कितनी बन पाएंगी, ऐसी जो है 2 संभावनाएं ही बनेंगी। ठीक है, एक 1 2 3, एक -1 -2 -3। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 3 अंक की कितनी धन पूर्ण संख्या। ये आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2022 मतलब इसी साल पूछा गया है। तो सारे के सारे आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो 3 अंक, जैसे कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है ये लेक्चर कवर करने के बाद उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ये सवाल है कि 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्या, धनपूर्ण मैंने मान ले रहा हूँ कि पॉजिटिव संख्या की बात कह रहा है, अंक का दोबारा प्रयोग किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो। जैसा सवाल कह रहा है वैसा समझिए। ठीक है, संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, तो प्रत्येक अंक विषम कब हो सकता है, या तो 1 3 5 7 9 ये हो। ठीक है, और क्या कह रहा है, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, 999 तक जाती है। तो 100 से 999 की जो संख्या है इसको 3 अंकों की संख्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होगी, तो 1 3 5 7 9 जो है सिर्फ विषम अंकों का प्रयोग करना है, विषम अंकों का प्रयोग करना है। ठीक है, और संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अब बात सिंपल सी है कि अपने को यूज यही करना है, अपने को यूज 1 3 5 7 9 जो है यही अपने को जो है ये यूज करना है। ठीक है, अपने को यूज यही करना है 1 3 5 7 9। ठीक, और लास्ट में तय कर दिया गया है क्वेश्चन में कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 होना चाहिए। तो ये मैंने कैसे सीरीज बनाया है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप एग्जाम में खुद से कर सकते हैं। जैसे मुझे इससे संख्या बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मैं बना रहा हूं, तो मैंने कैसे बनाया, लास्ट में 5 होना चाहिए था, क्वेश्चन में कह दिया तो मैंने लास्ट में 5 लिख दिया। ठीक है, अब 1 3 5 7 9 से बनानी है, समझ रहे हैं ना, और 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। तो मैंने क्या किया, इसे 1 3 5 7 9। ठीक, 5 से विभाज्य चूंकि क्वेश्चन में कहा है, तो 5 से विभाज्य तभी होगा जब लास्ट में जो है वो 5 होगा या 0 होगा। ठीक है, और मुझे 1 3 5 7 9 से बनानी है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया विषम अंकों से बनानी है, तो मैंने लास्ट में 5 लिख लिया। इसके मैंने सीरीज बनाया, कैसी सीरीज बन सकती है, तो 1 3 5। ठीक है, फिर 1 मैंने पहला फिक्स कर दिया, लास्ट का फिक्स कर दिया। ठीक है, 1 और 5, बीच में 3 7 9 आ गया। फिर मैं दूसरा और लास्ट वाला चूंकि फिक्स है, लास्ट वाला हर जगह फिक्स है, 5 ही होगा। ठीक है, मैं दूसरा और जो एक प्रकार से 3 मैंने फ्रंट पे फिक्स कर दिया, बीच वाला चेंज हो गया। ऐसी संख्या जो है वो बनती गई। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 12 संख्या बनी। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे बनाया। मैंने लास्ट वाला तो फिक्स कर दिया 5, जैसा क्वेश्चन में बोला कि 5 से विभाज्य हो, और बोला कि विषम अंकों से बननी चाहिए, तो 1 3 5 7 9 से बनानी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे देखे कितनी संख्या बन सकती हैं, तो पहला मैंने जब बनाया तो पहला मैंने फिक्स कर दिया 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 3 5 बन सकता है, 1 7 5 बन सकता है, 1 9 5 बन सकता है, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करना है और कोई संख्या और कोई अंक का प्रयोग नहीं करना है। सिमिलरली लास्ट वाला तो 5 हर जगह फिक्स रहेगा, फिर पहला मैंने 3 रख दिया, तो बीच में मैंने चेंज कर दिया 1 7 9। ऐसे कुल मिला के मैंने काउंट किया, कुल मिला के 12 ऐसी संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, जो कि 5 से विभाज्य हैं, जो कि 5 से विभाज्य हैं, लास्ट में 5 है, सारी की सारी विषम अंकों से बनी है, मतलब 1 3 5 7 9 से बनी है, और 3 अंकों की संख्या है। ये इनका यूनिक जो है ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज वाले टॉपिक में जो है हम लोगों ने लगभग 17 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि यूपीएससी और पीसीएस में जो भी सवाल पूछे गए थे, और जो सवाल मुझे लगे कि एक प्रकार से अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको प्रैक्टिस करने से जो है आपका बेस जो है डेवलप होगा। ठीक है,
और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो एक बार नोट्स के थ्रू जाइए और खुद से जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस वाली चीज़ है। बिना प्रैक्टिस के जो है मैथमेटिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा हो और आपको लगता हो कि भाई ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है, और इसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो, तो आप बेसिकली इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सीसैट का एक प्रकार से एबिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो उनका वीक है, तो उनको आप बेसिकली जो है ये शेयर कर सकते हैं कि वो भी कवर करें। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। और आई थिंक आज जो है ये 12 बजे तक जो है आपको बेसिकली जो है ये वाला जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो PDF मिल जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।